नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम जनरली तो इकोनॉमिक्स के इशू को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों न्यूज ही ऐसी है। आप सबने आज का मॉर्निंग का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, उसमें मणिपुर से रिलेटेड एक बहुत ही भयानक न्यूज आ रही है, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इसलिए आज हम यहाँ पर पॉलिटिकल बात करेंगे दोस्तों। राजनीतिक जो क्राइसिस है मणिपुर की, उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो आप न्यूज़ देख सकते हैं। न्यूज़ में क्या था दोस्तों, न्यूज ये देख सकते हैं कि जो दो मणिपुरी मणिपुरी ट्राइबल लड़कियां थी, ट्राइबल लेडी थी, इन दो लेडी को नेकेड करके, नंगा करके घुमाया जा रहा था दोस्तों। कम से कम 500 से 700 की भीड़ थी, 500 से 700 पब्लिक, और फुल पब्लिक मतलब व्यू में इनको बिल्कुल नंगा घुमाया जा रहा था। एक के साथ तो गैंग रेप की भी खबर है, गैंग रेप की भी खबर है। तो दोस्तों ये न्यूज़ ने पूरा इंडिया को हिला के रख दिया। और ये न्यूज़ कोई आज की न्यूज़ नहीं है, ये लगभग 4 मई की न्यूज़ बता रही है कि ये जो वीडियो है बेसिकली ये 4 मई का है, लेकिन अब जाके आज 20 जुलाई है, अब जाके ये वीडियो जो वायरल हुआ है थोड़ा। तो दोस्तों क्या मणिपुर क्या इंडिया से बाहर है क्या? जो वहाँ की न्यूज़ हम तक इतनी लेट पहुँच पा रही है। 4 मई की घटना थी, लेकिन अब जाके ये वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हुआ है, तो उसके बाद पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराज़गी है। तो दोस्तों ये मणिपुर में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज की जो घटनाएं हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं उसका जो रीजन है, बैकग्राउंड है, वो बेसिकली हिस्ट्री में है। तो हमको अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, ज्योग्राफी जाननी पड़ेगी, उसके बाद हम आएंगे आज के मुद्दे पर। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम मणिपुर के एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना चाहेंगे दोस्तों। आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के 8 स्टेट है। कुछ लोग इसको 7 मानते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं। अगर ये सिक्किम देखो यहाँ पर अलग से है, सिक्किम को इसमें शामिल करते हैं तो 8 स्टेट होते हैं, और अगर सिक्किम को शामिल नहीं करते तो 7 सिस्टर होते हैं, 7 स्टेट होते हैं, जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट ही माने जाते हैं। ये सिक्किम इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का। तो आप देख सकते हैं सबसे जो सबसे मेजर स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वो असम है। ये बिल्कुल ये देख सकते हैं। अधिकांश जो राज्य हैं बाद में बने, वो कहीं ना कहीं असम से कट के, असम से डिवीजन होके ही बने हैं। ये असम है, इसका नीचे जो मेघालय है, इधर त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है, ये त्रिपुरा, इधर बांग्लादेश की बॉर्डर आ रही है, ये मणिपुर है यहाँ पे दोस्तों। तो ये मणिपुर की लोकेशन आप देखें, मणिपुर ये बिल्कुल ये मणिपुर की लोकेशन है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। इधर है इसके ये म्यांमार। तो मणिपुर की दोस्तों इंटरनेशनल बॉर्डर टच होती है किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। और आपको पता है म्यांमार आज की डेट में वैसे फेल स्टेट है। वहाँ पर क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, सरकार थी, उसको हटा के वहाँ की सेना ने कब्जा कर रखा है, और काफ़ी वहाँ से डिफरेंट न्यूज आती है वायलेंस की वगैरह की। तो म्यांमार आज की डेट में फेल स्टेट टाइप की है, कोई वैसे खास बात नहीं है। तो ये मणिपुर है। मणिपुर के बॉर्डर पर दोस्तों ये नागालैंड है, इधर हम देख सकते हैं ये आसाम है, ये मिजोरम है। तो अगर आपने एक बार इसकी लोकेशन देख ली तो ये देखो इंपॉर्टेंट स्टेट है। क्यों? म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है दोस्तों। और म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है ना, वो कहीं ना कहीं वायलेंट है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसाएं होती है। म्यांमार की साइड पर हो चाहे इंडिया की बॉर्डर की साइड पर हो, उसके रीजन हम देखेंगे, लेकिन एक बार आप इसका ज्योग्राफी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये है पूरा नागालैंड, नहीं सॉरी म्यांमार, सॉरी मणिपुर। ये अलग से मणिपुर जो स्टेट है उसका मैंने मैप आपके सामने रखा है। बेसिकली ये एक तो यहाँ पर सेंट्रल एरिया है जो है वैली एरिया, जिसको कहते हैं घाटी क्षेत्र। और जो इसके बाकी का जो बाहर का ये एरिया है ना दोस्तों, ये सब है हिल एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। अब आप लोग इतना तो जानते हो कि पहाड़ी एरिया क्या होता है? दुर्गम होता है। यहाँ की लाइफ क्या होती है? कठोर होती है। पहाड़ी जितने भी हिल एरिया होते हैं वहाँ पर जो ज़िंदगी होती है बहुत मुश्किल होती है, और पब्लिक भी, यहाँ पॉपुलेशन भी कम रहती है। तो अगर हम ज्योग्राफिकल उसका डिवीजन करें नागालैंड का, तो मणिपुर का, तो इसके 2 पार्ट माने जा सकते हैं। जो सेंट्रल है बेसिकली ये तो वैली एरिया है, जहाँ पर यहाँ की कैपिटल है कौन सी? मणिपुर को कैपिटल है इम्फाल। तो ये कैपिटल के आसपास की एरिया को कहते हैं इम्फाल वैली। बाकी जो हिल एरिया है दोस्तों, तो बार बार मुझे पता नहीं नागालैंड क्यों आता है। मणिपुर को ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो वैली एरिया और दूसरा हिल एरिया। वैली एरिया बहुत छोटा है, जो इम्फाल के आसपास का एरिया है उसको बेसिकली इम्फाल वैली कहते हैं। बाकी जो काफ़ी लार्ज स्केल पर कौन सा एरिया है वो है हिल एरिया। यहाँ तक हमारी बात पूरी होगी तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ आप सब लोग देख ली कि मणिपुर में जो 4 मई की घटना थी, 2 लड़कियों को न्यूड करके, नेकेड करके उनको परेड कराने की, वो अब जाके उसका वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों। अब तक मणिपुर में जो हिंसा की स्टार्टिंग लगभग मई फर्स्ट वीक से हो गई थी।
मैं कहूँ 3 या 4 मई के आसपास से यहाँ वायलेंस की स्टार्ट हो गई थी, तो अब तक 140 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर 140 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। 50,000 से अधिक जनसंख्या क्या हो रखी है, डिस्प्लेस होगी, मतलब अपने जगह से छोड़ के भागना पड़ रहा है उनको। टेंट वगैरह में वो रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, लगभग मई की स्टार्टिंग से वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है दोस्तों, कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट शट डाउन है मोटा मोटी। तो मणिपुर की जो ये स्थिति इतनी भयानक क्यों हुई आज की डेट में? मणिपुर में इंटरनेट सिक्योरिटी की क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लगभग सिविल वार या मैं कहूँ सिविल वार जैसी स्थिति चल रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में एथनिक क्लेश हो रहा है, जो जातियाँ हैं वो आपस में लड़ रही है, और ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन वहाँ से वायलेंस की खबर नहीं आ रही। कई सारे तो जो देश के जो सैनिक है ना वो शहीद हो चुके हैं। मणिपुर के कई युवा जो आर्मी में जॉब करते थे अपने घर पर आए तो उनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों, उनका मर्डर हो गया किसी दूसरे ग्रुप द्वारा। तो ये जो वायलेंस है कंटिन्यू चल पा रही है। गवर्नमेंट ने प्रयास किए पर प्रयास तो सफल हो ही नहीं पा रहे ना, कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट भी कहीं ढंग से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही सिचुएशन को। तो दोस्तों अब हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मणिपुर में तो एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल है, ये मैंने आपको दिखा। बॉर्डर किसके साथ टच होती है, इसकी म्यांमार के साथ बॉर्डर टच होती है, और 3 इंडियन स्टेट के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। इसकी जो लैंग्वेज है दोस्तों मितई है। कौन सी लैंग्वेज है? मणिपुर की मितई लैंग्वेज है। और आज की डेट में यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एन बीरेन सिंह सीएम है यहाँ के। एन बीरेन सिंह साहब सीएम है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के। अब जो यहाँ की पॉपुलेशन है थोड़े उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पूरे जो मिजोरम में है ना, जो मणिपुर में है, मुख्यतः सबसे डोमिनेंट कास्ट है मितई, या इसको कुछ लोग मैती कह देते हैं। तो ये सबसे जो डोमिनेंट कास्ट है दोस्तों ये है मैती समुदाय की। लगभग 53% पॉपुलेशन जो मणिपुर की वो मितई ग्रुप की है। ये बेसिकली नॉन ट्राइबल है, ये ट्राइब नहीं है, ये नॉन ट्राइबल है, आदिवासी नहीं है। ये जनरली ओबीसी में कैटेगरी में आते हैं, और ये सबसे डोमिनेंट कास्ट है यहाँ पर। लगभग 53% जिसकी जनसंख्या होगी, आप जान सकते हो कि उसकी पॉलिटिकल पकड़ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अधिकांश एमएलए इसी पार्टी के जितने भी सीएम हुए हैं वो सब ये मैती ग्रुप के रहे हैं आज तक। ये मैती ग्रुप दोस्तों वैली में रहते हैं, जो इम्फाल वैली है ना उसमें रहते हैं। और इम्फाल जो वैली का एरिया पूरे मणिपुर का लगभग 10% एरिया है। तो मतलब 10% जनसंख्या जो एरिया में 53% जनसंख्या रहती है, ये पॉलिटिकली पावरफुल है, इकोनॉमिकली भी पावरफुल है। एक दूसरा ग्रुप है ट्राइब का, वो हो गया नागा ट्राइब, कुकी ट्राइब। और दोस्तों ये मितई जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो हिंदू हैं, जो ज़्यादातर मितई हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, पर मेजोरिटी जो इनकी है ना मैती समूह की वो हिंदू है। कहीं ना कहीं इसमें एक रिलीजन का भी एंगल है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो नागा कुकी जो दोस्तों बेसिकली क्रिश्चियन है, क्या है ये क्रिश्चियन है, और ये ट्राइबल है, आदिवासी दर्जा प्राप्त है इनको, ट्राइब का दर्जा प्राप्त है, या कह सकते हैं ये एसटी कैटेगरी के अंदर इनको शामिल किया जाता है। ये दोस्तों हिल एरिया में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अधिकांश जो ट्राइब है ना, वैसे भी आप जानते हो जो ट्राइब होती है, जनजातियाँ होती है, ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में रहती है। तो ये नागा कुकी जो जनजाति है वो भी बेसिकली जो वहाँ के हिल एरिया में रहती है। और ये एरिया कितना है? 90% है। टोटल ज्योग्राफी का 90% है। तो टोटल ज्योग्राफी का 90% में 47% पॉपुलेशन रह रही है, और केवल 10% एरिया में वैली में कितने परसेंट जनसंख्या रह रही है? 53% जनसंख्या रह रही है। तो ये दो आपको अंतर समझ पड़ रहा है क्या? अगर मैं दृष्टिकोण से देखो तो मैं बताऊं कि भाई मणिपुर में 2 तरह के लोग हैं। एक तो कुछ आदिवासी लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और जो क्रिश्चियन है, जिनका नाम क्या है? नागा कुकी ट्राइब है। एक जो है नॉन ट्राइब है, आदिवासी नहीं है, लेकिन वो वैली एरिया में रहते हैं। वो 10% पॉपुलेशन जो एरिया में रहते हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। वो पॉलिटिकली पावरफुल है, वो इकोनॉमिकली पावरफुल है, वो हर चीज़ में पावरफुल है, और वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और ये नागा कुकी क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली जो सारा विवाद है ना दोस्तों, ये इसी का विवाद है। ये एक तो मिती ग्रुप है, ये मिती ग्रुप है, और ये नागा कुकी ग्रुप है। नागा कुकी, जोमी और भी कई सारी ट्राइब है। इन दो के बीच की लड़ाई, कई रीजन है दोस्तों। ये इन दो के बीच में लड़ाई का क्या रीजन हो सकता है? सबसे मेन रीजन है कि जो ये मिती ग्रुप ज़्यादातर ओबीसी एससी में आता है, इनको ट्राइबल दर्जा प्राप्त नहीं है। अब इन जो ये नागा कुकी है, इनको क्या है? ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। ट्राइब होने के 2 फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो इनको नौकरियों में मिलता है रिजर्वेशन, जॉब में रिजर्वेशन मिलता है, ये एसटी का कोटा होता है, रिजर्वेशन मिलता है जॉब में और एजुकेशन में, शिक्षा में जो हायर एजुकेशन होती है वहाँ पर कॉलेजों में इनको एडमिशन में रिजर्वेशन मिलता है। तो ट्राइब होने का एक तो ये फायदा है कि रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा क्या फायदा होता है दोस्तों? जो वहाँ मणिपुर में जो रूल है ना कि ट्राइब का व्यक्ति पूरे मणिपुर में कहीं भी लैंड खरीद सकता है।
पूरे मणिपुर में कहीं भी लैंड खरीद सकता है। तो दोस्तों जो ये बेसिक लड़ाई है ना, उसके दो रीजन है, एक तो ये लैंड का, एक रिजर्वेशन का। अब आप समझे, जो नागा कोगी ट्राइब है, इनको दो फायदे हैं। एक तो इनको रिजर्वेशन में लाभ मिल रहा है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो। साथ में ये पूरे जो मणिपुर का पूरा ज्योग्राफी में कहीं भी क्या कर सकते हैं, ये जाके लैंड खरीद सकते हैं, वहां जाके बस सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मित्र ग्रुप है, ओबीसी एससी में, ये वैली में रहते हैं, ये क्या ट्राइब नहीं, तो इनको लॉस है। एक तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, ठीक है। साथ में ये केवल है ना, ये जो ट्राइबल एरिया में लैंड नहीं परचेज कर सकते, ट्राइबल एरिया में लैंड परचेज नहीं कर सकते दोस्तों। तो अब आप देखो, इनके पास में पहले से क्या केवल 10% एरिया है ज्योग्राफिकल, उसमें इतने 53% जनसंख्या रह रही है, और इनकी 10% एरिया में बाहर से जो ट्राइबल लोग आगे बस रहे हैं, तो इनके पास तो धीरे धीरे क्या होगी, लैंड की कमी होगी। तो ये भी क्या चाहेंगे कि और एरिया में जाके बसे, लेकिन इनको अलाउड नहीं है, ये ट्राइबल एरिया में जाके लैंड नहीं खरीद सकते। तो अब इस स्थिति में मिते क्या करेंगे, ये मिट्टी चाहते हैं कि भाई हमको भी क्या करो, एसटी का दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए, एसटी का शेड्यूल जो ट्राइब है उसका दर्जा दिया जाए, ताकि हमको दो फायदे मिल जाए, वही नौकरी का, और हम जो है ना ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर जाके हम लैंड खरीद के बच सकते हैं। तो इनको ये दो फायदे चाहिए। तो बस दोस्तों, सारे संकट का जरिए रिजर्वेशन और लैंड का अधिकार का ही मैटर है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों, और तो कई रीजन थे, पहले से ही चल रही थी इनकी कंडीशन, लेकिन जो मेन रीजन था वो बेसिकली रिजर्वेशन का ही कंसेप्ट था। इसको हम देखेंगे। तो आपने ये देख लिया होगा, लैंग्वेज मितई एंड बैलेंसिंग, पॉपुलेशन इनकी जो नॉन ट्राइब की मितई है, नॉन ट्राइब है, 53% जनसंख्या है, हिंदू है। कहाँ पे रहती है, वैली में रहती है, जो इम्फाल वैली के आसपास का एरिया है ना, 10% ज्योग्राफी वहां पर रहती है। दूसरा ट्राइब है नागा, कुकी, जोमी, ये सब के ट्राइब हैं, और क्रिश्चियन है बेसिकली। इसके बाद आप देख सकते हैं जो ज्योग्राफिकल डिवीजन, हिल एरिया है, हिल एरिया पहाड़ी एरिया ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 90% जो टोटल ज्योग्राफी है ना मणिपुर की एरिया का, 90% पहाड़ी एरिया। यहाँ पर क्या रहते हैं, ट्राइब रहते हैं, कुकी नागा वगैरह रहते हैं। ये क्रिश्चियन है, और इनको क्या मिल रहा है, ट्राइब का दर्जा मिल रहा है। तो ट्राइब के मैंने बताया दो फायदे हैं, इनको रिजर्वेशन मिलेगा, साथ में ये पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद के बच सकते हैं। लेकिन जो वैली एरिया है, इम्फाल के आसपास का एरिया है, वो 10% जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, 53%, अधिकांश मिति लोग रहते हैं। और हालांकि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावरफुल है, क्योंकि सत्ता का केंद्र जो कैपिटल है इम्फाल, वो ये इम्फाल एरिया में यही रहते हैं ज़्यादातर। इम्फाल जो एरिया है वो वैली में पड़ता है, इम्फाल वैली कहते हैं उसको। तो कहीं ये पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पावरफुल है, जनसंख्या में ज़्यादा है, तो अधिकांश जो एमएलए गवर्नमेंट में सत्ता में हिस्सेदारी इनकी ज़्यादा है। हिंदू हैं दोस्तों, ये ट्राइब नहीं है, तो इनको नुकसान है, रिजर्वेशन का नुकसान है। एक वैली के बाहर लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने एरिया के बाहर में, जो पहाड़ी एरिया में, वहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकते। तो धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, जो जमीन कम पड़ रही है, कंजेस्टेड हो रहा है एरिया, जनसंख्या तो बढ़ रही है, बाढ़ से भी आगे लोग यहाँ बस रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये नहीं बाहर जाके बच सकते, तो क्या होगा, कंजेस्टेड तो होगा ना। तो फिर ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं एसटी की मांग करना। बेसिकली जो मितई समुदाय क्या चाह रहा है कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए। तो ये जो हिंसा की शुरुआत हुई ना मई 2023 से, लगभग 3 महीने हो गए दोस्तों मणिपुर को जलते हुए। तो इसकी शुरुआत मई 2023 बेसिकली, और मैं स्पेसिफाई करूँ 3-4 मई के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। उसका जो मेन रीजन था, अब ये हिंसा की स्टार्ट क्यों हुई, तो सबसे जो मेन रीजन था ना दोस्तों, और भी कई सारे रीजन जिम्मेदार हैं, जो ये वायलेंस स्टार्ट हुई 3 मई के आसपास हुई थी, 3 मई या मई के फर्स्ट वीक 2003 से। इसका सबसे मुख्य रीजन था दोस्तों, मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बेसिकली मणिपुर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, किसके द्वारा, मितई द्वारा। ये मितई जो जनजाति है, इन्होंने केस कर रखा था कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको एसटी का दर्जा चाहिए। तो ये मणिपुर हाई कोर्ट में दोस्तों अभी जो 2023 में लेटेस्ट में ऑर्डर दिया, एक सिंगल जज थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि भाई क्या करो, जो मणिपुर की गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखो। क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखो, इसमें क्या हो, ये लेटर में ये बात हो कि जो मितई जनजाति को एसटी का दर्जा दिया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि भाई वहाँ की जो राज्य सरकार है, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके लेटर लिखो कि ये मितई जनजाति को आदिवासी या ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। ये बात यहाँ मणिपुर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर का। अब आप मुझे बताओ, मणिपुर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि भाई मितई जनजाति को एसटी का दर्जा दिया जाए, तो ये बाकी लोग क्या सोचेंगे, ये नागा है, ये कुकी है, इनके मन में क्या आएगा, इनके मन में आएगा कि भाई अब तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये मितई जनजाति को ट्राइबल का दर्जा मिलने ही वाला है, मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट खुद कह रहा है। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि जो वहाँ गवर्नमेंट में मितई के बाहुल्य है, तो वो गवर्नमेंट भी उनका फेवर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट।
तो इसलिए इनको ये डर पैदा हो गया इस हाई कोर्ट के ऑर्डर से कि भाई अब तो इनको एसटी कैटेगरी का दर्जा मिलने वाला है और हमारा क्या होगा। ठीक है बात यहाँ तक। लेकिन दोस्तों ये मणिपुर हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है बहुत ही गलत है। हाई कोर्ट का ये काम नहीं है। हाई कोर्ट का बाद में जब इसकी अपील की गई ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं हाई कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई हाई कोर्ट का ये जुडिक्शन में नहीं है, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है किसी कौन सी जाति को एसटी की कैटेगरी दी जाए, कौन सी जाति को एससी कैटेगरी दी जाए, कौन सी जाति को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए, ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और एससी एसटी कैटेगरी देने का काम प्रेसिडेंट के पास में है, बेसिकली पावर प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। तो हाई कोर्ट को क्या लेन देन था, हाई कोर्ट को क्या लेन देन था कि वो है ना गवर्नमेंट को कहे कि भाई इनको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना करी है, ये मणिपुर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना करी है और इस ऑर्डर को गलत माना है दोस्तों। लेकिन पर जो वायलेंस होनी थी वो तो हो चुकी। जब तक ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता, तब तक तो आम जनता के मन में क्या हो गया, आम जनता के मन में जो आम कुकी थे, नागा थे, उनके मन में तो ये बात घर कर गई कि अब तो क्या होगा, अब इनको मिति समूह को ट्राइब का दर्जा मिलेगा। तो फिर क्या होगा, इन्होंने इसका विरोध किया, अब देखेंगे आगे। तो वहीं से इस हिंसा की स्टार्ट होती है। तो ये देख सकते हैं मेन तो मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि भाई क्या करो, उनको एसटी गवर्नमेंट के लिए आप ऑर्डर के लिए एसटी स्टेटस के लिए भारत सरकार को लेटर लिखो। एक दोस्तों इसका एक और कारण था, जो मणिपुर गवर्नमेंट थी ना, अब मैंने बताया मणिपुर गवर्नमेंट है, बेसिकली इसमें ज्यादातर डोमिनेंट किसका है, ये गवर्नमेंट मिति लोगों का है, उसमें सबसे ज्यादा एमएलए भी उसी के हैं। तो जिसके सबसे ज्यादा एमएलए होता है उसी का सीएम होता है, उसी के मिनिस्टर भी ज्यादा होते हैं। तो वहां जो मोटा मोटी मणिपुर सरकार पर है ना मितई लोगों का बाहुल्य है दोस्तों। तो मैंने ये बताया था कि ये सब मणिपुर है, तो ये सेंट्रल में तो क्या है, ये है वैली एरिया, क्या कहते हैं वैली एरिया, ये बाकी क्या क्या एरिया है, हिल एरिया। तो दोस्तों इस हिल एरिया में पिछले कई साल से लगभग 1970 से ये मणिपुर से जो इलीगल इमिग्रेंट है ना, मणिपुर नहीं सॉरी म्यांमार से, म्यांमार में कई बार सिविल वार होता था, वहां पर सेना हमला करती थी, तो ये म्यांमार से भाग के यहाँ आगे बस जाया करते थे। तो कई सारे जो इमिग्रेंट है ना वो यहाँ पर आगे सेटल हो गए। और ये अधिकांश कौन है, ये अधिकांश ट्राइबल हैं, नागा है। भाई ये नागा जो एरिया है ना दोस्तों केवल नागालैंड में नहीं है, नागा लोग नागालैंड में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, म्यांमार में रहते हैं। तो नागा ये जो कुकी है, कुकी भी कई सारे लोग आगे यहाँ म्यांमार से आगे यहाँ पर बच गए। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना मणिपुर की गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया, इनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया, हटाने का एक ड्राइव स्टार्ट करी, मतलब एक योजना चलाई, एक तरह से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया कि इनको यहाँ से हटाया जाए। बेसिकली जो पहाड़ी पे है ना वो क्या है, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जंगल का एरिया है। और जंगल के एरिया जानते हो आप प्रोटेक्टेड होते हैं, वहां पर कोई घर झोपड़ी नहीं बना सकते। तो ये जंगल में जाके बस गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको इलीगल सेटलमेंट माना, अवैध घर बनाना माना। तो इन्होंने क्या किया, इसको ड्राइव किया कि डिमोलिशन का, कि क्या करो इनको यहाँ से हटाया जाए। अब गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था ये तो अपन जान नहीं सकते, ना उनके अंदर दिमाग में घुस सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो कुकी ने ये समझा कि क्या करना चाहती है, तो गवर्नमेंट हमको यहाँ से भगाना चाहती है। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, हमको यहाँ से भगाने का प्रयास कर रही है। हमको यहाँ से जो हम इतने वर्षों से इस फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, हिल में, पहाड़ी में तो फॉरेस्ट होते ही होते हैं, पहाड़ी में तो फॉरेस्ट होते ही होते हैं, तो हमको क्या कर रही है, यहाँ से भगाने का प्रयास कर रही है, जानबूझ के हमको परेशान कर रही है। ऐसा इनके अंदर में मैसेज गया। तो इससे भी इनके क्या थी, गवर्नमेंट के प्रति नाराजगी थी दोस्तों इनमें। इस घटना से भी गवर्नमेंट के प्रति नाराजगी थी इनमें। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 घटनाएं मिलके वो एक बवाल के रूप में फूटा और ये हिंसा की स्टार्टिंग हुई। तो हम देख सकते हैं 2 रीजन थे। एक तो मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया, एविक्शन ऑफ टू रिमूव इलीगल ऑक्यूपेंट, जो अवैध रूप से रह रहे थे पहाड़ों में, फॉरेस्ट में एरिया में, वहां से उनको हटाने के लिए प्रयास किया। दूसरा ये मणिपुर का हाईकोर्ट का ऑर्डर, हालांकि ये फर्स्ट का रोल कम है, मेन रोल इसी का है दोस्तों, ये मणिपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर। सीधा सीधा इनको एसटी कैटेगरी मिल जाएगी तो इनका तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये जो हाईकोर्ट के जो निर्णय के खिलाफ इन्होंने क्या किया, विरोध किया, एक आंदोलन किया। एक दोस्तों ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च निकाला, ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च निकाला 3 मई को। 3 मई को जितने भी ट्राइबल, जितने भी आदिवासी लोग थे, आदिवासी संगठन थे हिल एरिया के, उन सब ने मिलकर एक मार्च निकाला, जिसको किसके द्वारा निकाला गया, तो ये संस्था का नाम याद होना चाहिए दोस्तों, ATSUM, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ATSUM। इस ATSUM संगठन के द्वारा एक ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च निकाला गया ट्राइबल एरिया में। यहीं से इस मार्च के बाद से दोस्तों पूरे राज्य में क्या हुआ, पूरे स्टेट में हिंसा ब्रोकआउट होगी। अब इसके पीछे कौन था,
शुरुआत किसने करी, क्या शुरुआत में मैत्री ने अटैक किया, क्या शुरुआत में कुकी नागाओं ने अटैक किया, इस पर दोस्तों कोई एक कंफर्म वो नहीं है, कंफर्म राय नहीं है किसने पहले अटैक किया। लेकिन इन्होंने मार्च निकाला, ये बात सत्य है कि मार्च निकालने के बाद से क्या हुआ, पूरे राज्य में हिंसा स्टार्ट होगी। जहां जिस एरिया जिसका डोमिनेट था वहां उन्होंने ज्यादा क्या किया, दूसरी जो जनजाति है या दूसरा ग्रुप है उसको परेशान किया। कुकी बाउली एरिया में मैती को परेशान किया, मैती बाउली एरिया में कुकी को परेशान किया गया। तो इस प्रकार से ये हिंसा की स्टार्ट होगी, जो अभी 3 महीने के बाद भी चल रही है दोस्तों, 3 महीने के बाद भी चल रही है। बीच में फिर क्या किया, सेना वगैरह बुलाई गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ बुलाई गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज को बुलाया गया। साथ में क्या किया गया, यहाँ पर जो कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे स्टेट में, धारा 144 को लागू कर दिया गया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया, ताकि क्या हो, ताकि वायलेंस और ज़्यादा नहीं फैले। लेकिन गवर्नमेंट के इतने प्रयास के बाद भी दोस्तों, गवर्नमेंट के इतने प्रयास के बाद भी वायलेंस कंट्रोल नहीं हो पाए। कई बार होम मिनिस्टर साहब मणिपुर गए, अमित शाह भी मणिपुर गए, वहाँ के सब जो जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी ट्राइबल ग्रुप हैं, मित्र ग्रुप, सबको बुला के बिठाया, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बैठ पा रही बात। कई लोग सीएम जो है बीरेंद्र सिंह, इनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि क्या है दोस्तों, ये सीएम जो है ना, ये बेसिकली मैती ग्रुप से, कुकी को इनको बिल्कुल विश्वास नहीं है। जो कुकी नागा लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इनको ये जो सीएम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कि ये सीएम चीफ मिनिस्टर को इसको क्या करो, बदलो। जो मिती लोग इसका विरोध करेंगे कि भाई सीएम को ना बदलो। कई लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट फेल होगी वायलेंस को कंट्रोल करने में, तो क्या किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जितनी मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। हालांकि कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं अगर पैरामिलिट्री से कंट्रोल नहीं तो आर्मी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को इसको सख्ती के साथ में, वायलेंस को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी ग्रुप के द्वारा हो, चाहे वो मिती हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो नागा हो, कोई भी ग्रुप हो। अगर वो वायलेंट हो रहा है, वायलेंस कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा कर रहा है, तो उसको सख्त से सख्त कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाने जाना चाहिए, चाहे कितनी सख्ती से पेश आना पड़े, लेकिन गवर्नमेंट को ये कदम उठाना जाना चाहिए। उसके बाद इनको आपस में बिठा के गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। अगर सीएम के इस्तीफे से कोई बात बने तो हो सकता है जो न्यूट्रल सीएम हो, सीएम को इस्तीफा दे सकता है, सीएम को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। न्यू सीएम बने जो दोनों ग्रुप को एक्सेप्ट हो, न्यू सीएम कोई न्यूट्रल पर्सन बन सकता है, कोई न्यूट्रल पर्सन जो किसी भी प्रति जिसका झुकाव न हो या किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हो, ऐसे न्यूट्रल आदमी को सीएम बनाया जा सकता है। तो उससे क्या, उसकी बातें सब लोग माने। और आजकल तो इन्होंने कुकी ने क्या कर दिया, नया इन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया, कुकी और नागा, इन्होंने नई मांग स्टार्ट कर दी कि भाई हमको तो अब इनके साथ में ना मिट्टी के साथ में, हमको तो नया स्टेट चाहिए, अदर स्टेट चाहिए अलग से हमारे लिए। क्या करो, एक स्टेट दो जो पहाड़ी एरिया है जितने भी या ट्राइबल लोग रहते हैं, उसको क्या किया जाए, अलग से स्टेट बनाया जाए। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात हमारी होगी। एक मोटे देखते हैं, यह हमने पढ़ चुके हैं। वैसे मिती कम्युनिटी की क्या डिमांड है, अभी ये ओबीसी एससी है, इनको क्या चाहिए, एसटी का स्टेटस चाहिए, जिससे क्या हो, इनके कल्चर जो लैंग्वेज है वो आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो सके। साथ में क्या कर सके, ये बाकी एरिया में, बाकी मणिपुर के एरिया में लैंड परचेज कर सके, साथ में इनको जॉब में तो फायदा मिलेगा मिलेगा। लेकिन वही बात है, कुकी लोग इसमें मानेंगे नहीं। नागा कुकी क्या कर रहे हैं, स्ट्रोक अपोजिशन करते हैं इसका कि भाई क्या, ये तो पहले से इतने पैसे वाले हैं, ये तो पहले से पावरफुल हैं, पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, पहले से मिती पावरफुल है, तो इनको किस बात का रिजर्वेशन, ये तो ट्राइबल है नहीं, जो ट्राइबल है नहीं तो पावरफुल है, तो इनको कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली ट्राइबल तो कम से कम एसटी की कैटेगरी। तो ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो मैंने बताया इसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हालांकि ये बात पहले हो जानी चाहिए थी कि भाई हाई कोर्ट के कहने से क्या होगा, हाई कोर्ट के कहने से मिती को एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा। केवल हाई कोर्ट ने कह दिया इससे मिती समूह को कोई भी एसटी का स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता। तो जो नागा कुकी को भय पैदा हो गया ना कि भाई इनको एसटी का दर्जा दिया जा रहा है, वो भय को दूर करने की आवश्यकता है। जो उनके अंदर में मिस इन्फॉर्मेशन गई है, कहीं कहीं फेक न्यूज टाइप ही है, जो उनके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन है कि इनको एसटी का कैटेगरी का दर्जा दिया जा रहा है, वो गलत है। तो इनको ये समझना चाहिए कि भाई हाई कोर्ट के कहने से कुछ भी नहीं होता। अब तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत माना है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हाई कोर्ट के कहने से एसटी का कैटेगरी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये बात नागाओं को समझनी चाहिए, कुकी को भी समझनी चाहिए, कैसी कोई चिंता की बात ही नहीं है। केवल अपने आप में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के कि भाई उनको एसटी का दर्जा दिया जा रहा है इसलिए विरोध करना है, तो ये तो बात ही गलत है ना। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ अभी तक एक भी कि उनको लगे कि एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये बात नागा कुकी समझे तो ये कहीं ना कहीं से ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो खत्म हो सकता है। कई लोग इसमें कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज करो, तो प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज करना कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों सीएम की जगह गवर्नर आके बैठ जाएगा, इससे ज़्यादा तो क्या परिवर्तन आएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है सीएम को बदलने का, मुझे लगता है हो सकता है ऐसा न्यूट्रल लोग बना जा सकता है जिसकी बात सभी लोग माने।
ऐसा न्यूट्रल इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो सकते हैं जो ना तो मिति हो, न कुकी हो, ना नागा हो। इनके अलावा भी तो लोग रहते होंगे ना वहाँ पे मणिपुर में, जिसको सब लोग सम्मान करते हो। ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पर्सन को अगर सीएम बनाए तो वो सब लोगों से बैठ के बातचीत कर सकता है और सब लोगों को समझा सकता है। तो दोस्तों, जो हमारा इशू था ये समाप्त हो गया। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।